Hello everyone, welcome to the second lecture of chapter 2 Units and Measurement. And here you are with me on our YouTube channel Diya Online Science Academy. So if you have gone through the first lecture, in that we had discussed about the dimensions for different physical quantities. I had also told you that you should go through different types of physical quantities. For that you will be able to find out table in any reference book. In NCERT book also it has been given as appendix that all the physical quantities can be represented in the form of dimensional formula. Each and every quantity will be having a dimensional formula for that. That can be derived on the basis of either the formula or the unit for that quantity, whichever thing you know, right? So extending that thing, now we want to have or look at the interaction between two quantities, right? कि जैसे कि आपके पास कोई एक क्वांटिटी लेंथ है, अनदर क्वांटिटी इज टाइम, एंड हाउ what are the possibilities of the interaction with those two quantities. Interaction से मतलब क्या है? Whether these quantities can be added or divided or multiplied or subtracted, कब ये possible है, ये हमें देखना है. So for that we will go through the principle of homogeneity, right? So we will write down the heading principle of homogeneity, right? Principle of homogeneity says that the quantities or physical quantities which have similar dimensions. अब आपको डायमेंशंस क्या है वो समझ में आना चाहिए. डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड. मतलब उसमें मास कितनी बार आया, लेंथ कितनी बार आया, टाइम कितनी बार आया, ये सब चीजें. सो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सिमिलर डायमेंशंस कैन ओनली बी एडेड or subtracted from each other. बराबर. Suppose I have this marker pen, right? And in that इसकी कुछ लेंथ हो गई. अब ये इसका कैप है, इस कैप की भी कुछ लेंथ होगी. So how much would be the total length after inserting this cap? ये मुझे फाइंड करना हो तो कर सकते हैं, बराबर. बट इफ आई से ये मार्कर पेन है, इसकी लेंथ में मुझे इसको इंसर्ट करने में जो टाइम लगा उसको ऐड करो. इज इट पॉसिबल? क्या किया हमने फर्स्ट केस में? वी हैड एडेड द लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मार्कर पेन एंड लेंथ ऑफ द कैप. बट इन द सेकेंड केस व्हाट डिड वी डू? We have taken the length and then after we try to add the time into it. So ये possible नहीं है. Why? Because time and length both have different dimensions. लेंथ का डायमेंशन सेम तो उसका एडिशन हो सकता है. तो 1 मीटर के अंदर 1 सेकेंड ऐड या 5 सेकेंड ऐड नहीं हो सकते. ये समझ में आता है हमें, काफी सिंपल है, बराबर. बट 1 मीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर इवन कैन बी एडेड, बराबर. ये कन्वर्ट हम लोग कर पाएंगे, कन्वर्जन हमें आता है. बट एज दिस इज लेंथ एंड दिस ऑल्सो इज लेंथ, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव सिमिलर डायमेंशन, सो दिस इज पॉसिबल, बराबर. तो ये पॉसिबल है. सो दिस प्रूव्स और दिस रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प के ऊपर से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें मुझे कोई क्वांटिटी जो है उसके बारे में पता होगा नहीं. तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट पर्टिकुलरली दिस टर्म रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखती हूं P इक्वल्स टू P0A
plus BGH. I do not know what do this A and B represent. बराबर, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं मुझे पता नहीं है, और कोई मुझे पूछे कि ये आइडेंटिफाई करो. चलो, तो अब क्या बताया कि ओनली सिमिलर डायमेंशन क्वांटिटीज कैन बी एडेड. तो ये दोनों जो है एक दूसरे में ऐड हो रही है, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रही, मतलब उनका डायमेंशन सेम होगा. एंड आफ्टर एडिंग 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर यू विल गेट सम लेंथ ओनली. के लेंथ ऐड करके टाइम तो बन नहीं जाएगा, बराबर. वेलोसिटी ऐड करके कुछ एक्सेलरेशन तो बन नहीं जाएगा, करेक्ट. सो दिस क्वांटिटी विल ऑल्सो बी हैविंग डायमेंशन इक्वल टू ईच एंड एवरी टर्म. तो यहां पर P के जो डायमेंशन होंगे, सी डायमेंशन जब भी लिखने हो किसी क्वांटिटी के, देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इनटू अ स्क्वायर ब्रैकेट. तो P इक्वल्स टू dimension of P is equal to dimension of, it should be P0A. Now what does this represent? ये तो बताना पड़ेगा कि P represents pressure, then P0 represents initial pressure, then A unknown है, B भी unknown है, G represents the gravitational acceleration, then H represents height. अब हमें पता है इनके डायमेंशंस क्या लिखने चाहिए, बराबर. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर. फोर्स का हमेशा याद रखो, बताया था लेक्चर में, m1 l1 t माइनस 2. तो m1 l1 t माइनस 2, चलो साइड में लिखती हूं. प्रेशर के लिए m1 l1 t माइनस 2 divided by force upon area. Dimension of area is L2. So now the dimension becomes m1 L minus 1 t minus 2. See, I have told you कि if you remember the formula, it is very easy to abstract, to understand or to derive the dimensional formula for that quantity. तो चलो ये हो गया. इनिशियल प्रेशर, इनिशियल होके फाइनल होके इंटरमीडिएट है अल्टीमेटली क्या, प्रेशर ही. So dimension for initial pressure would also be equals to m1 L minus 1 t minus 2. Gravitational acceleration, that is L1 t minus 2 मीटर पर. एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, नॉर्मल, सेंट्रीपिटल हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, लीनियर हो गया, ये सब के लिए है तो क्या, एक्सेलरेशन, बराबर. तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट याद करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, तो ये मीटर per second square. So t minus 2. Height is a kind of length. So it has the dimension of length as just 1. So this quantity and this quantity should have, चलो तीसरी quantity, ये वाला term बाद में लिखते हैं, should have the same dimension P0. अब इधर क्या आ गया, इसके जो dimension है वो यहाँ पर ये m1 l1 t l minus 1 एंड t माइनस 2 P के, और यहाँ पर आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और A के कुछ डायमेंशन. तो यहाँ पर तो A के डायमेंशन मतलब क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो पावर कुछ बचेगा ही नहीं, m0 l0 t0. दैट मीन्स दिस A इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बराबर. तो A के डायमेंशन हमें मिल गए. सिमिलरली अब फर्स्ट एंड सेकेंड हम इन दोनों को भी रिलेट करके लिख सकते हैं. अभी हम लोग इसमें कोई भी अननोन नहीं है ना, तो इसको इसके साथ कंपेयर करके डायमेंशंस लिखेंगे. P इक्वल्स टू B G H, पूरा एक ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, अलग अलग भी लिख सकती हूँ. सो फॉर M, एज वी हैव सेड, इट इज द प्रेशर m1 l minus 1 t minus 2. फॉर B वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस. G का क्या हो गया, L1 t माइनस 2. हाइट का लेंथ L1, ये जाएगा डिनोमिनेटर में. सो C क्या बचेगा, M1 बच गया. B के लिए क्या बचा है, C M1 L minus 1 t minus 2. These two goes into डिनोमिनेटर, तो ये L1 1 है तो L2 हो गया.
एंड t -2 हो गया, तो m1 l -3 एंड t ये +2 होके जाएगा, या तो ये दोनों कट हो गए ऐसे भी समझ सकते हैं, तो t0। तो मास का एक डायमेंशन एंड लेंथ के डिनोमिनेटर में 3 डायमेंशन, ऐसी ये क्वांटिटी b जो है वो होगी। रिकॉल करो तो ये चीज m1 l -3 किसका डायमेंशन था? m1 l -3 मास, और ये आ गया L3 मतलब क्या? वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। सो B रिप्रेजेंट्स व्हाट? B रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, बराबर। या तो अभी तो हमें खाली इसके डायमेंशन ही लिखने हैं, तो वी विल राइट m1 l -3, ये हो गया, ठीक है, डन। चलो ये फर्स्ट एक एग्जांपल हुआ, ऐसे माइनस करके आपको कोई भी और क्वांटिटीज दे तो आप जितने भी और भी टर्म्स हो तो उसके लिए भी ये कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस क्या बनते हैं वो लिखने हैं, फिर इस हिसाब से कर सकते हो। ये फर्स्ट एग्जांपल नोट डाउन कर लो। चलो लेट्स टेक द सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर ऐसे लेते हैं कि v इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा प्लस टी। व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर अल्फा एंड बीटा, ये फाइंड करने हैं। सो सी v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, ये बता दिया है। सो फॉर वेलोसिटी व्हाट आर द डायमेंशंस? मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर से भी आएगा L1 t -1, या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके ऊपर से भी लिख पाएंगे। चलो नाउ हियर यू कैन सी अल्फा इज गेटिंग एडेड इनटू t, t टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये भी बता दिया है, तो उसके लिए t1 हो गया, राइट। सो अल्फा एंड t मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, that means alpha is having dimension equals to t1, ये एक आंसर हो गया। अब इसको रिजॉल्व करते हुए बीटा जो है वो सी अल्फा के अंदर t मतलब टाइम के अंदर टाइम के अंदर टाइम ऐड होके क्या बनेगा? टाइम ही बनेगा, तो इसका टोटल डायमेंशन भी क्या आएगा? t1। सो अल्फा प्लस t का भी डायमेंशन आ गया t1। नाउ v equals to beta by alpha plus t. Now this would get multiplied over here. यहाँ पर हम लोग L1 t -1 लिखेंगे into t1 equals to beta. So इसके ऊपर से क्या समझ में आया? बीटा equals to, बीटा के डायमेंशंस equals to L1, ये -1 +1 मल्टीप्लीकेशन में है, ऐड हो गया, तो ये आ गया। That means beta represents the length and alpha represents the time. ये हो गया एक और एक एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल टेक। अब इसमें हम लोग अभी तक कहीं पर आपने क्वांटिटी जो है उसका पावर नहीं लिया, मतलब पावर के तौर पे कुछ हो और वहां पर अननोन क्वांटिटी हो, दैट थिंग वी हैवंट सीन। तो अभी हम लोग वैसी कोई क्वांटिटी लेते हैं जैसे कि p इक्वल्स टू p0 e रेस टू माइनस अल्फा t, बराबर, अल्फा टी स्क्वायर ले लो। चलो p इक्वल्स टू p0 e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? p मतलब फिर से मैंने लिख रही प्रेशर, p0 इज इनिशियल प्रेशर, e मतलब एक क्या हो गया? एक फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड नंबर के ऊपर जो ये चीज आएगी उसका पावर जो होगा वो पावर हैज टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगा, बराबर। तो अब ये डायमेंशनलेस है, मतलब टोटल होके अल्फा इंटू टी स्क्वायर का होके m0 l0 t0 आना चाहिए। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि पावर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, बराबर।
मतलब कि अल्फा एंड टी स्क्वायर इक्वल्स टू, उनका डायमेंशन हो गया m0 l0 t0. सो अल्फा इक्वल्स टू, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके ये बनेगा t-2. सो द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज t⁻². करेक्ट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4. नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, अदरवाइज लास्ट में लिख लो सब एक साथ. चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग ऐसे लेते हैं कि P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा e⁻α z अपॉन k थीटा. ये JEE के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बराबर. वेयर z रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, k रिप्रेजेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर. बराबर, इतनी चीजें लिख ली हमने. नाउ अब यहां से अगर शुरू करेंगे अल्फा अपॉन बीटा से, तो क्या इसका डायमेंशन होगा? हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है. मल्टीप्लीकेशन में है, ये तो एडिशन में नहीं है, तो इसको सबसे पहले नहीं ले सकते. बट ये वाली जो चीज है, पावर्स डू नॉट हैव डायमेंशंस, वो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके सबसे पहले अल्फा के लिए डायमेंशंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं. तो अल्फा z बाय k थीटा इक्वल्स टू, अल्फा जो है वो उसका डायमेंशन नहीं पता हमें, और इसके लिए ये डायमेंशन अल्टीमेटली बनेगा क्या? m0 l0 t0. देन अल्फा के लिए डायमेंशन नहीं पता, z इज l1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m1 l2 t-2 एंड थीटा -1. बराबर. एंड थीटा रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर यहाँ पर अभी अपने लिए. बराबर, तो ये ले लिया, इनके डायमेंशंस हो गए, ये लिख लिया. दिस शुड कम आउट एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो अल्फा इक्वल्स टू, ये -1 +1 कैंसिल हो गया. देन m1 l2 टोटल कितना हो गया यहाँ पर? m-1 हो गया, l जो है वो -1 हो गया, एंड t+2 हो गया, तो वो उल्टा होके उस तरफ जाएगा. सो हियर इट वुड कम एज m1 l2, 2 और ये -1 ऊपर, मतलब ये 1 बचा, और t-2, थीटा का 0. सो फॉर अल्फा नाउ यू नो द डायमेंशंस. बराबर. अब ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो वॉट एवर इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा शुड बी द डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर. बराबर. तो P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा. नाउ यू नो द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा. सो बीटा इक्वल्स टू अल्फा के लिए m1 l1 t-2. फॉर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन area, so that would be m1 l-1 t-2, right? So for beta the dimensions would be 0, then l2 and t0, right? So for alpha this, and for beta it would be just l2. You can also write just l2. When other dimensions are 0, you can write just the single क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी. चलो इतना नोट कर लो. नाउ वन मोर टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी विल सी. देखो इसमें क्या है कि आप लोगों को अलग अलग टाइप के इक्वेशंस दिखेंगे. बराबर, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे, तब उसमें हमें डायमेंशंस कैसे लेने हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ इक्वेशंस खाली दिखा दे रहे हैं. सो फिफ्थ टाइप ऑफ एग्जाम्पल वुड बी अ trigonometric function. So y equals to a sin kx minus omega t, right? अगर ऐसे दिया है तो उसमें हमें फाइंड करना है कि what are the dimensions of this and this quantity, k और ओमेगा, उनके डायमेंशंस क्या होंगे. बराबर, k के डायमेंशन फाइंड करो,
एंड ओमेगा के डायमेंशन फाइंड करो। x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, a is amplitude and y is displacement. ओके चलो सी, साइन के पीछे जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल, बराबर। पीछे उसके पीछे क्या लिखते हैं हम लोग, एंगल ही लिखते हैं। तो दिस एंगल मतलब क्या हो गया, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, रिकॉल करो पिछले लेक्चर का। supplementary quantity plane angle will not be having any dimension, it is a dimensionless quantity, correct। तो ये dimensionless पूरा kx minus omega t, the entire term is angle, this is angle। तो kx और ओमेगा t जो है वो डायमेंशनलेस हो गया। इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस कब होगा, आंसर कब डायमेंशनलेस आएगा, जब वो दोनों क्वांटिटी जो या तो ऐड हो रही है या तो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो दोनों डायमेंशनलेस होगी तभी, बराबर। तो इंडिविजुअली के एक्स एज वेल एज ओमेगा टी आर डायमेंशनलेस, बराबर। m0 l0 t0, सो k इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय x, x मतलब लेंथ, लेंथ न्यूमरेटर में जाएगी तो x मतलब क्या है, डिस्टेंस, लेंथ न्यूमरेटर में गया तो l-1, ओमेगा t, तो ओमेगा के लिए इधर भी m0 l0 t0 एंड ओमेगा के लिए ये t जो है वो डिनोमिनेटर्स में से न्यूमरेटर में गया, सो दैट वुड बी हैविंग ऑल्सो द डायमेंशन इक्वल्स टू t-1। सो k और ओमेगा के डायमेंशंस ये, बट दिस स्टैंड्स फॉर द एंगल, सो दिस entire term would be a dimensionless quantity। तो कोई भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो साइन के पीछे, कॉस के पीछे, टेन के पीछे जो भी है वो एंगल, और वो एंगल होगा वो डायमेंशनलेस, ये याद रखना, बराबर। चलो तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला के मोस्टली इसके अंदर आ गए। तो ये अगर आप याद रखोगे तो कोई भी अननोन क्वांटिटी उसके डायमेंशंस क्या है या तो वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर सकती है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलो ये फिफ्थ एग्जांपल भी लिख लो। नाउ सी कि अभी तक हम लोगों ने जो किया ना कि डायमेंशंस किसी क्वांटिटी के फाइंड किए, वो एक टाइप है डायमेंशनल एनालिसिस का, बराबर। तो डायमेंशनल एनालिसिस वो एक्चुअली जरूरत क्या है उसकी, बराबर, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन होती है। कोई भी चीज हम लोग कुछ मेथड जो है वो मेथड एस्टेब्लिश करते हैं, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड वो हमें देखना जरूरी है। सो हियर ऑल्सो वी विल बी लुकिंग एट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis। So the first use is for checking the correctness of equation। बहुत ही सिंपल यूज है कि सपोज मैं आपको दे दूं कि s इक्वल्स टू u प्लस हाफ a t स्क्वेयर। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट इफ s stands for distance, u stands for initial velocity, a stands for acceleration and t stands for time, बराबर। ये इक्वेशन जो दे दिया वो करेक्ट बना के नहीं वो फाइंड करना हो तो। सो सी फर्स्ट थिंग वी विल बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, बराबर, कि दिस टू टर्म्स आर गेटिंग एडेड इनटू ईच अदर, सो बोथ ऑफ देम शुड हैव द सेम डायमेंशंस
एंड द सेम डायमेंशन शुड बी ऑफ द एडिशन। एडिशन होके जो क्वांटिटी आ रही है उसका मतलब एडिशन होके क्या क्वांटिटी आई, s, डिस्टेंस आया, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो ही इसका होना चाहिए और वो ही इसका होना चाहिए। एक का भी नहीं हुआ तो इक्वेशन रॉन्ग है, बराबर। तो चलो चेक करते हैं। s should be equals to u and should be equals to 1/2 at square। s and u डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या है, वेलोसिटी। अरे बाप रे, ये डिस्टेंस मतलब L1, u मतलब वेलोसिटी, तो ये तो हो गया L1t-1। इधर से ही पता चल गया कि इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। आप तो बोलोगे मैं तो देख के ही पता चल गया था, मैं तो 9th स्टैंडर्ड पढ़ी हूँ, तो मुझे तो पता चल गया कि इधर तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसा इक्वेशन हो विच यू नेवर हैव कम अक्रॉस, और उसके लिए भी अगर आपको करेक्ट है या नहीं वो चेक करना हो, एंड इफ यू नो द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, तो आप लोग वो चेक भी कर सकते हो, करेक्ट। तो चलो ये इधर से पता चल गया, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली वैलिड। इवन इफ इसका डायमेंशन इसके इक्वल आ जाए तो भी, देखो इधर चेक करो, 1/2 नंबर है मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। a इज एक्सेलरेशन तो L1t-2, एंड ये टाइम, t मतलब टाइम है तो उसका हो गया t2, बराबर। तो ये हो जाता है L1, पर फिर भी ये रॉन्ग हो जाएगा। एक गलत आए ना, फिर आगे चेक करने जाने की भी जरूरत नहीं रहती, बराबर। तो ये फर्स्ट यूज हो गया या तो एप्लीकेशन हो गया। नाउ द सेकेंड यूज क्या देखेंगे हम लोग, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, बराबर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वैसे तो हमें अगर रिलेशन बताओ ना, ये टेक्स्ट बुक के अंदर है इसलिए हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज तो हमें सेंटी से मिली में, माइक्रो से इसमें उसमें कैसे कन्वर्ट करना है वो सिस्टम पूरी बताओ ना, तो वो अलग वे से भी हम लोग कर सकते हैं। उसमें डायमेंशनल एनालिसिस वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है, बट using the dimensional formula you can also convert one system from one system to another unit system, जैसे MKS से CGS में कर दिया, बराबर। ऐसे अलग सिस्टम के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द सेकेंड यूज इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कैसे करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट, तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट फॉलोड बाय अ यूनिट, बराबर। एप्रोप्रिएट यूनिट होगा इसके लिए कि यहाँ पर लेंथ है तो 5 मीटर, ठीक है, लेंथ है तो 5 सेकेंड नहीं बोलेंगे हम लोग, 5 मीटर बोलेंगे, तो एप्रोप्रिएट यूनिट शुड बी देयर। अब ऐसी क्वांटिटी के लिए दो, चाहे हम जिस भी सिस्टम को फॉलो करें, MKS या CGS, बराबर, किसी भी सिस्टम को फॉलो करें, वो रिप्रेजेंट तो सेम ही करना चाहिए ना, बराबर। सपोज के इसकी लेंथ है, मैं मीटर में मेजर करूं और इन लेंथ, तो लेंथ मुझे यही इंटरप्रिट करके बतानी चाहिए। 15 सेंटीमीटर मान लो कि मैंने ये बताया कि इफ दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो इफ आई रिप्रेजेंट इट इन मीटर के अंदर, सेंटीमीटर को मीटर में अगर बताऊं तो 0.15 मीटर, बोथ द थिंग्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग ओनली। दैट मीन्स मैं कोई एक सिस्टम से N1 रिप्रेजेंट करूं, देन एप्रोप्रिएट यूनिट, एंड अदर सिस्टम से रिप्रेजेंट करूं तो उसका एप्रोप्रिएट यूनिट लिखना चाहिए। ये बताया ना, 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.15 मीटर, ऐसी चीज ये है, बराबर। तो ये होना ही चाहिए, देन ओनली इट मीन्स दैट वी हैव कन्वर्टेड, अदरवाइज तो वो चेंज हो गया, कुछ गलत लिखा, उल्टा लिखा तो, बराबर। चलो, तो अब कोई सिंपल ऐसी क्वांटिटी ना लेके हम लोग ऐसी डिराइव्ड कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग जूल ले लेते हैं वर्क के लिए। चलो एग्जांपल लेते हैं फॉर वर्क, 1 जूल टू अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग। सी,
दिस इज द यूनिट इन एमकेएस सिस्टम, जूल जो है वो, एंड अर्ग जो है वो सीजीएस में है, बराबर। तो कितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 जूल जो है वो उतने अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ना कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पर जूल के लिए क्या करना रहेगा। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि N1, यहाँ पर N1 मतलब ये U1, ये N2 और ये U2। तो N1 इक्वल्स टू 1, N2 इक्वल्स टू वॉट, वी डोंट नो, बराबर। देन अब इसके लिए फर्स्ट जो क्वांटिटी है इसमें मास, पहले में ये वर्क है ना, तो वर्क के लिए क्या आएगा, याद करो, m1l2t-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का m1l1t-2, तो ये आ गया m1l2t-2, बराबर। ये डायमेंशन है फॉर वर्क। तो अभी डायमेंशंस m के कितने, m1 इक्वल्स टू लिखेंगे 1 kg, इधर भी हम लोग लिखेंगे m2, तो m2 इधर 1 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा। देन L1 इधर L2, T1 T2, बराबर। इधर ये 1 सेकेंड और इधर भी 1 सेकेंड, बिकॉज सेकेंड टू सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अब लेंथ जो है वो 1 मीटर, यहां पर ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 के अंदर हम लोग ये जो वैल्यूज है जो हमारे पास अभी कन्वर्जन आया उसको पुट करके देखते हैं, और साथ में हम लोग इसका भी यूटिलाइजेशन करेंगे, बराबर। तो N2 फाइंड करना है ना, N2 फाइंड करना है, तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 बाई U2, U1 बाई U2। N1 इज हाउ मच, 1, तो 1 लिखा। U1 एंड U2 ये 1 किलोग्राम है, बराबर। M1 बाय M2, इधर आएगा ये L1 बाय L2, यहाँ पर आएगा ये T1 बाय T2। अब इसको हमें MLT जो है उसको ये डायमेंशंस दे देने हैं, 1, 2, -2, करेक्ट। नाउ M1 रिप्रेजेंट्स 1 kg and M2 represents 1 ग्राम, करेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 kg बाय 1 ग्राम रेज टू 1, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू 2, एंड 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज टू -2। दैट मीन्स 1, आगे 1 अब ना लिखे तो चलेगा। दिस इज 10⁻³ ग्राम बाय 1 ग्राम। यूनिफॉर्मिटी होगी तभी कट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसको मीटर को सेंटीमीटर में, तो 10⁻² बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 1 सेकेंड वो तो 1 हो गया। सो अब क्या बचा, 10⁻³ और ये स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴, 10⁻⁴ प्लस 10⁻³ दैट मीन्स 10⁻⁷। So N2 is 10⁻⁷. So 1 joule equals to 10⁻⁷ erg. That is the relation between MKS and CGS. 1 joule equals to 10⁻⁷ erg. ये आंसर आया। कोई भी क्वांटिटी के लिए आप कर सकते हो। पता क्या होना चाहिए, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंपल है, ऐसे लिख दो, खाली उसके ऊपर डायमेंशंस दे दो, एंड साथ में यहाँ पर सपोज 4.2 जूल दिया होता तो आगे मल्टीप्लाई खाली कर दो 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁷, राइट। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसे नोट करो।
नाउ थर्ड एप्लीकेशन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके ऊपर से सम्स जो है वो भी बनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसको अप्लाई करेंगे। देखो अभी तक क्या था, इक्वेशन आपको दे दिया जाता था एंड वेदर यू वर इधर चेकिंग के ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं, और you were converting the equation by some what multiple should be there if you want to convert it from one unit system to other unit system। अब आपको खाली पता होगा कि कोई एक क्वांटिटी है that depends upon this and this quantity, but how does it depend वो नहीं पता। how does it depend मतलब ये क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज, दैट यू डोंट नो। इसको इंक्रीज करने से ये स्क्वायर से इंक्रीज डिक्रीज होगी, कुछ नहीं पता, बराबर। अगर ऐसे है तो आप लोग ये जो अभी डायमेंशनल एनालिसिस का जो एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम है, बराबर। तो इसमें हमें पता चल गया कि इफ आई कीप वॉल्यूम एज कांस्टेंट एंड इफ आई इंक्रीज द मास the density has to get increased, बराबर। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज करती हूँ तो डेंसिटी हैज टू गेट डिक्रीज्ड। बट ये कब पता चला कि हमें पता है कि मास जो से डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब कि m का 1 पावर है, और वॉल्यूम से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब वॉल्यूम का -1 पावर है, बराबर ना। तो हमें ये पता चला, बट ये कितना पावर है वही ना पता हो तो वो पावर भी हम लोग इसमें से डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। चलो लिखते हैं डिराइविंग फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बराबर। चलो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी मास एंड वॉल्यूम के बारे में ही नहीं पता, हाउ डज इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास, डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। यू नो द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है m1l-3, मास है वो है m1, एंड फॉर वॉल्यूम इट वुड बी l-3, बराबर। इतनी चीजें होगी। तो अब रॉ इक्वल्स टू मास लिखना है, देन उसका पावर क्या नहीं पता तो a लिख दो, वॉल्यूम का पावर कितना नहीं पता वो लिख दो, देन टेक लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू व्हाट, raw, dimensions of raw, that means m1l-3. Then take right hand side, RHS equals to m raised to a and v raised to b, m1 raised to a and here it would be l3 raised to b। मतलब ये क्या हो गया, m raised to a, l raised to 3b, correct। Now both the sides of the equation the dimension should be same, so as LHS equals to RHS we would write it like this, m1l-3 and m1l-3b, बराबर। Now comparing as the base is same, यहाँ पर m1 equals to m का लेफ्ट हैंड साइड जितना पावर उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए, एंड l का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एज द बेस इज सेम द पावर हैज टू बी सेम व्हेन देयर इज इक्वालिटी साइन बिटवीन देम, सो a इक्वल्स टू 1, ये पता चल गया, बराबर। मास के ऊपर 1 पावर होना चाहिए, एंड हियर -3 इक्वल्स टू 3b, दैट मीन्स b इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसके ऊपर -1 पावर होना चाहिए। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स रॉ इज प्रोपोर्शनेट टू मास एंड वॉल्यूम, बराबर। हियर द इक्वालिटी
कांस्टेंट वुड बी 1 दैट हैज बीन कंसीडर्ड, और यहां पर ये हमने लिख लिया, बराबर। रॉ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। करो, नोट करो ये। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ and it depends upon the gravitational acceleration. This is time period. Time period, that means time. So dimension of that would be T1. For L it would be L1, and for G it would be L1 T minus 2. Correct? So let's again write it down like this. Left hand side equals to dimensions of T, that is T1. RHS, right hand side, equals to L into G. How much power of A and G you do not know, so put the power as unknowns A and B, X and Y, P and Q, कुछ भी लगा दो. Now L is the length of that pendulum, तो इसके लिए मैं L1 लिखूंगी, बराबर. And G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका पावर A आया. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1 T minus 2, उसका पावर B आया. सो L इधर आ गया A, इधर आ गया B, बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो A प्लस B पावर का एडिशन हो जाता है, बराबर. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ये. T raised to minus 2B, बराबर. नाउ LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS. सो T1 equals to L raised to A plus B and T raised to minus 2B. Here you don't have any dimension for L, that means I can write L0. तो अब अगर कंपेयर किया तो L0 L raised to A plus B and T raised to 1 equals to T raised to minus 2B. Base is same, so the power has to be same. So A is equals to minus B. अब इसके ऊपर से हमें A और B की वैल्यू नहीं पता चली, बट रिलेशन पता चला, उसको एज इट इज रखा. नाउ 1 इक्वल्स टू, बेस इज सेम, पावर हैज टू बी सेम, 1 इक्वल्स टू माइनस 2B. दैट मीन्स B इक्वल्स टू माइनस 1/2. सो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन से दैट A इक्वल्स टू 1/2. Now putting these two powers as the powers of these two quantities L and G, T is proportionate to A, मतलब यहां पर आएगा इसके ऊपर L के ऊपर 1/2 पावर एंड G का -1/2 पावर. 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 -1/2 पावर मतलब 1 अपॉन करके रूट, तो दोनों रूट में आ गए. तो T is proportionate to under root L by G, and experimentally it is observed that a proportionality constant would be there and that would be equals to 2 pi. तो ये फॉर्मूला आ गया, बराबर. चलो ये एग्जाम्पल भी नोट करो. Now even though this dimensional analysis helps us in many ways, it has a few limitations. So let us look at that. Limitations of dimensional analysis. अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होता तो मैंने क्या लिखा, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G. अब ये 2 पाई कहाँ से आया, तो हमने बताया एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटली तो मतलब फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर से तो कुछ पता नहीं चलता कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, बराबर. उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में खाली पता चलता है, बराबर. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्हेन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, बराबर. T इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के अंदर लिख लेते हैं, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G. सेकेंड में लिखते हैं कि सपोज दैट कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होगा वो अगर डायमेंशन लेस हुआ तो फॉर्मूला ही डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा, बराबर. इफ द कांस्टेंट
is not dimensionless. एग्जाम्पल उसका लिखते हैं dimensionless. जैसे कि f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर वेयर g इज नॉट अ कॉन्स्ट, वो कांस्टेंट है बट वो डायमेंशनलेस नहीं है, तो उस केस में ये डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं आता. थर्ड थिंग उसमें लिखेंगे when quantity depends upon the angle. क्योंकि एंगल जो है उसमें क्या हो गया, एंगल का डायमेंशन नहीं होता. प्लेन एंगल जो है, एंगल कोई भी, उसका डायमेंशन नहीं होता. तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे, बराबर ना. तो मैं अगर x बोलूं और इस तरफ एम्पलीट्यूड बोलूं तो मुझे ये दोनों तो इक्वेट हो गए. फिर पीछे cos थीटा sin थीटा कुछ आता है एक्चुअली फॉर्मूला में, बट डायमेंशनल एनालिसिस तो बोलेगा कि नहीं, इधर कुछ नहीं आना चाहिए, बराबर. सो इफ क्वांटिटी के अंदर कोई ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई, जैसे कि यहाँ पर एंगल आ गया cos थीटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तब भी डायमेंशनल एनालिसिस यूजफुल नहीं है. देन द क्वांटिटी when the quantity changes exponentially, अगर कोई क्वांटिटी चेंज होती है, मतलब e के पावर के साथ अगर चेंज होती है, तब भी हम लोग कोई भी ले लेते हैं, x इक्वल्स टू x0 e रेस टू माइनस m कुछ लिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ये डायमेंशनल एनालिसिस है, इस टाइप का फॉर्मूला डिराइव करके आप कभी नहीं आ पाओगे, बराबर. तो ये लिमिटेशंस जो है उसको भी नोट कर लो. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ एरर एनालिसिस.